वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद। क्वेश्चन है, वेयर डज द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ट्रांसग्रेस ईच अदर। मतलब कि पाचन और श्वसन तंत्र, पाचन और श्वसन पथ एक दूसरे का अतिक्रमण मतलब कि कहां पे मिलते हैं, मिलना पूछा है, मिलते हैं। ठीक, तो जैसे कि हम लोगों ने अभी तो श्वसन तंत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैं भी पढ़ाऊंगा। अभी 2 टॉपिक कर लिए हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो उसमें क्या है कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो कहां से, नोज और या माउथ। तो ये दोनों चीजें कहां मिलती हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये दोनों चीजें कहां मिलती हैं, वो पॉइंट का नाम क्या है। तो ऑप्शन है लैरिंग्स, ट्रैकिया, फेरिंग्स और फूड पाइप। तो इसका आंसर होगा फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी। ग्रसनी में क्या होता है, ग्रसनी में जो नाक की नली और मुंह की नली दोनों मिलते हैं। ठीक है, लैरिंग्स यानी कि ग्रसनी। ठीक, ग्रसनी में। अब जो फेरिंग्स है, ठीक, फेरिंग्स के ऊपर, फेरिंग्स यहाँ पे है और इसके नीचे फिर ये 2 नलियां चली गई हैं, एक श्वास नली और एक फूड की नली। तो फूड की नली जो यहाँ पे ऑप्शंस में भी दिया है, फूड पाइप। फूड पाइप मतलब कि उसके बगल से गया और ये सांस वाली नली गई। तो फूड पाइप को क्या और कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूड पाइप को और क्या कहते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस, ठीक, ईसियोफेगस, ये भी याद रखें। और जो श्वास की नली है, ठीक, श्वास की नली फिर यहां पे चली गई। और जो ग्रसनी है यानी कि फेरिंग्स है, फेरिंग्स इंग्लिश में से क्या कहते हैं, फेरिंग्स। ठीक है, या ग्रसनी। तो यहाँ पे दोनों मिल गई और इसके ऊपर एक डिवाइस लगी रहती है। डिवाइस क्या है, एक ढक्कन टाइप लगा रहता है, जो कि क्या है, जो श्वास की नली में आपका खाना ना चला जाए इस वजह से, क्योंकि ये दोनों नली साथ साथ है ना, इस वजह से इसके ऊपर एक वो लगा रहता है ढक्कन टाइप। उसे क्या कहते हैं, एपीग्लोटस। एपीग्लोटिस, ठीक, इसका नाम क्या है, एपीग्लोटिस। हिंदी में भी यही है, एपीग्लोटिस। ठीक, अब जो ऑप्शन है फर्स्ट, इसका आंसर तो हो गया सी। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स। ठीक है, वॉइस बॉक्स, जिससे कि क्या आवाज किससे आती है, वॉइस बॉक्स से। ठीक, स्वर यंत्र से हिंदी में कहते हैं, स्वर यंत्र। ठीक, और लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या है, एडम्स एप्पल भी है, एडम एप्पल। ठीक, एडम एप्पल के नाम से भी जानते हैं। अब और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या है, एडम्स एप्पल। ठीक है, और बस ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। और क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, हु अमोंग ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ब्लड बट ही ब्रीथ्स। मतलब कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि निम्न में से ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ब्लड नहीं है फिर भी वह ब्रीथ यानी कि सांस लेता है। ठीक है, तो ऑप्शंस है अर्थवॉर्म, हाइड्रा, क्रोकोरोच और फिश। मतलब कि केंचुआ, हाइड्रा, तिलचट्टा और मछली, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि जिसके पास ब्लड नहीं है तब भी वह सांस लेता है। ठीक है, तो वो इसमें से ऑप्शन होगा सी, नहीं सी नहीं, बी आंसर होगा, हाइड्रा। हाइड्रा क्या है, हाइड्रा के पास में ब्लड नहीं है तब भी वह क्या लेता है, वो भी सांस लेता है। ठीक है, ब्लड। और अब इसमें और क्वेश्चन क्या लगते हैं, जैसे कि सांस लेने के ऑर्गन पूछे जाते हैं कि निम्न में से ऑप्शन दे दिया जाएगा कि अर्थवॉर्म कहां, मतलब वो सांस कहां से लेता है, कौन से मतलब पार्ट से बॉडी की लेता है। जैसे कि हम लोग कहां से लेते हैं, लंग से, ऐसे ही अर्थवॉर्म कहां से लेता है, स्किन से। ठीक, स्किन क्यूटिकल, स्किन क्यूटिकल से। ठीक, और फिश कहां से लेती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिश जो है वो सांस कहां से लेती है, गिल्स से। ठीक, गिल्स। और जो कॉकरोच है, कॉकरोच किससे सांस लेता है, किसके द्वारा सांस लेता है, डिफ्यूजन के द्वारा, डिफ्यूजन। ठीक, डिफ्यूजन यानी कि विसरण, जो भी हो, डिफ्यूजन मतलब कि डिफ्यूजन से सांस लेता है। और फिश जो है, फिश की स्टडी को क्या कहते हैं, इस्टियोलॉजी। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, स्टडी ऑफ समथिंग पूछे जाते हैं ना बहुत सारे, तो इसमें फिश की स्टडी को क्या कहते हैं, इस्थियोलॉजी। इसकी स्टडी कहते हैं इस्टियोलॉजी। ठीक है, और जो फिश है, फिश के कल्चर को क्या कहते हैं, पिसी कल्चर, पिसी कल्चर, कल्चर। और फिश के लिए क्रांति कौन सी आई थी, ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक, ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, और जो बस ठीक है, इतना हो गया। और अर्थवॉर्म को फार्मर फ्रेंड्स भी कहते हैं। ठीक है, फार्मर फ्रेंड्स, फार्मर फ्रेंड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो मिट्टी है उसे फर्टिलाइज करते हैं, इस वजह से इसे कहते हैं फार्मर्स फ्रेंड। और जो कॉकरोच है, कॉकरोच में कौन सा
सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसमें किससे होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। और जब एनिमल किंगडम में अर्थवर्म को किस कैटेगरी में रखते हैं? एनिलेट्स में, एनिलेट्स, ठीक है। और कॉकरोच को ऑर्थ्रोपोड्स में, अर्थ्रोपोड्स, अर्थ्रोपोड्स में। और अर्थ्रोपोड्स क्या है? सबसे बड़ा फाइलम है। जब हम लोग देखेंगे तब देख लेंगे इसको, एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे तब। सबसे बड़ा फाइलम है, फाइलम, ठीक। और ये पिसिकल्चर, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन द प्लांट वायरस। मतलब कि पादप में किस प्रकार का जो वायरस पाया जाता है, किस प्रकार का वायरस मेनली पाया जाता है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा जो कि प्लांट वायरस है, उनमें कौन से प्रकार का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, यानी कि अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो अनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए होगा या आरएनए। तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है बोथ, ठीक। सी इज द राइट आंसर कि आरएनए एंड डीएनए। और आरएनए मैक्सिमम प्लांट में जो जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए मैक्सिमम पाया जाता है और डीएनए कम मात्रा में। मतलब पाया जाएगा किसी में आरएनए किसी में डीएनए, तो लेकिन आरएनए की परसेंटेज ज्यादा रहती है, ठीक है। और आरएनए और डीएनए की स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी? स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी? वॉटसन एंड क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक। और जो आरएनए और डीएनए है उनमें क्या क्या बेस पेयर में होता है? बेस पेयर किसका होता है? बेस पेयर होते हैं नाइट्रोजनस, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और जो डीएनए और आरएनए है ना, उनका डीएनए और आरएनए पाए कहां पे जाते हैं? न्यूक्लियस में। डीएनए आरएनए कहां पाए जाते हैं? मतलब कि सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में, ठीक। अब जो न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ सेल, ठीक। क्योंकि हर सेल में न्यूक्लियस होता है, जो भी यूकोरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और हर सेल में न्यूक्लियस होता है, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? सेल के न्यूक्लियस को दूसरा नाम क्या है? कंट्रोल रूम ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोल रूम भी कहते हैं, ठीक। और इसी न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए, ठीक। डीएनए और आरएनए कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस में। और जो डीएनए और एंड आरएनए एक सेल में कितनी जगह पे पाया जाता है? एक तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक। न्यूक्लियस में हम लोगों ने पढ़ लिया। सेकंड कहां पे पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा कहां पे पाया जाता है? तीसरा प्लांट सेल में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक। तो तीन जगह एक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल है वो एक सेल में कहां कहां पाया जाता है। तो एक तो न्यूक्लियस में पाया जाएगा और एक माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल में पाया जाता है, एक ऑर्गेनल ही है। और तीसरा नंबर एक प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके द्वारा प्लांट का कलर ग्रीन होता है, उसमें भी पाया जाता है। और डीएनए और आरएनए, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। और इसमें बेस कौन कौन से जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये कौन कौन से पाए जाते हैं? डीएनए आरएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस है ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन। अब इसमें क्या होता है? आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन की जगह यूरासिल बस पाया जाता है, ठीक, यूरासिल। और ये क्या है? और ये जुड़े कैसे होते हैं? ए जो जुड़ा होता है टी के साथ और सी जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ जी के साथ, ठीक। ये है। और इसमें बस टी की जगह क्या लग जाएगा? ये डीएनए में है, ऐसा बेस पेयर है। और आरएनए में यहाँ टी की जगह यू लग जाएगा, ठीक, यूरासिल मतलब की। और क्या पाया जाएगा डीएनए आरएनए में? एक तो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, ठीक। और दूसरी चीज क्या पाई जाती है? पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर भी पाई जाती है, शुगर, ठीक है। और फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट, फॉस्फेट कैसे रूप में पाया जाता है? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड,
तो इन तीन चीजों से क्या बना होता है? डीएनए। एक पेंटोज शुगर मतलब कि 5 कार्बन चेन वाली शुगर्स, नाइट्रोजन बेस जो कि हम लोगों ने देख लिया, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायोमिन, और आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, और इसमें फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, ये 3 चीजें बेस रूप में पाई जाती हैं। स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी? वॉटसन एंड क्रिक ने। और डीएनए और आरएनए को सबसे पहले किसने देखा था? फिशर ने। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अब। इंसेक्टिवोरस फिश यूज्ड टू कंट्रोल मॉस्किटो आर, मतलब कि मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीट बच्ची मछलियां कौन सी हैं? मतलब मच्छर को खाने वाली मछलियां कौन सी हैं? तो उन्हें कहते हैं गैम्बूजिया। ठीक, सी इज द राइट आंसर, गैम्बूजिया इज द राइट आंसर। तो इंसेक्टिवोरस जो फिशेज हैं उसमें गैम्बूजिया जो है वो मच्छर के लार्वा को खा लेती है। ठीक है, तभी तो जिस तालाब में मच्छर हो उसमें अगर गैम्बूजिया फिश है तो कोई भी मॉस्किटो बचेगा नहीं। ठीक है, और जो इंसेक्टिवोरस प्लांट भी होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जैसे कि होते हैं नेपेंथिस, ठीक, और होते हैं ड्रोसेरा, ठीक, और पिचर प्लांट, पिचर प्लांट। तो पिचर प्लांट, नेपेंथिस, ड्रोसेरा, ये सारे क्या हैं? ये सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं। मतलब कि ये इंसेक्ट को खाते हैं ये वाले प्लांट। और क्यों खाते हैं? क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, इस वजह से नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये लोग खाते हैं। और जो ठीक है, और उसके बाद मॉस्किटो जो है, ठीक, मॉस्किटो से 2 प्रकार के डिजीज रहते हैं, एक डेंगू और एक और भी रहते हैं वैसे, डेंगू और मलेरिया। ठीक, मलेरिया में आरबीसी और लिवर पे इफेक्ट पड़ता है, आरबीसी एंड लिवर डैमेज होता है। और मलेरिया एनोफ्लीज, जो फीमेल एनोफ्लीज है ना, मादा एनोफ्लीज जो मॉस्किटो है उसके कारण होता है। और डेंगू एडिस इजिप्टी जो मच्छर है ये भी कौन है? मादा है, इसको काटने से डेंगू होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन के लिए बायो इंडिकेटर कौन है? एयर पोल्यूशन के लिए बायो इंडिकेटर निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का जैव संकेतक है? मतलब वायु प्रदूषण के लिए कौन सा बायो इंडिकेटर है? तो इसमें है आंसर लाइकन। ठीक, लाइकन जो है वो क्या है? वो पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, मतलब कि इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं कि पॉल्यूशन है या नहीं है। अब ये कैसे पहचानेंगे? और एयर पोल्यूशन में वो भी मैक्सिमम कौन सा? सल्फर वाला, सल्फर पोल्यूशन। अब इसमें क्या है? लाइकन अगर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में अगर लाइकन जो है वो प्रेजेंट है तो क्या है? वहां पे एयर पोल्यूशन नहीं है। और अगर लाइकन एब्सेंट है तो मतलब वहां पे एयर पोल्यूशन है। ठीक, ये है पहचानने का। और जो लाइकन क्या है? एल्गी और फंगस की सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एल्गे एंड फंगस की क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक मतलब कि ये एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक, एक दूसरे पर निर्भर मतलब कि एल्गी खाना बनाएगी और ये न्यूट्रिशन ऐसे देगा और ये इसका खाना खाएगा, ऐसे मतलब कि इंटर म्यूचुअल रिलेशन है। और एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। ठीक, और फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी। ठीक है, और जो है लाइकन, अब लाइकन पार्क जो है, लाइकन पार्क सबसे पहले कहां पे? उत्तराखंड के मुंशियारी में बना था। ठीक है, अब ऑप्शंस में और क्या है? अमरवेल है। अमरवेल एक क्या है? न्यूट्रिशन लेती है किससे? दूसरे पौधे पर। तो मतलब ये एक तरीके से दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब कि दूसरे का न्यूट्रिशन लेती है ये अमरवेल। ऑफ, ठीक है, और उसके बाद एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर और कौन है? ब्लैक फंगस। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स टीथ कैन बी डिवाइडेड? तो जो टीथ है ना,
वो कितने पार्ट में डिवाइड रहता है, मतलब कि इसका आंसर है 3 पार्ट में। ठीक है, इसमें जैसे कि 3 लेयरें रहती हैं ना टीथ में 3 लेयरें होती हैं, जैसे एनेमल है, सीमेंटम है, ये सारी लेयरें रहती हैं। उन तीन लेयरों से दांत एक बनता है। और जो दांत है, दांत की स्टडी क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, ठीक। और जो टीथ है अपने मानव जीवन में कितने बार आते हैं? 2 बार, ठीक है। एक मिल्की टीथ, मिल्की मतलब दूध के दांत, और एक एडल्टहुड पे, एडल्ट पे, ठीक। और जो ये वाले दांत हैं ये 5 साल तक आ जाते हैं, और ये 25 साल तक आ जाते हैं पूरे। अब एडल्ट और जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 32, ठीक। अब 2 बार टीथ आते हैं, इस वजह से इसे क्या कहते हैं हम लोगों को? डाइफोडोंट। डाइफोडोंट मतलब कि 2 बार दांत आने को क्या कहते हैं? डाइफोडोंट। अब स्टडी ऑफ टीथ पढ़ लिया, ओडोंटोलॉजी, ठीक। और टीथ जो है, टीथ कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लेते हैं। टीथ होते हैं 4 प्रकार के। इंसाइजर, ठीक, पहला टाइप। दूसरा हो गया कैनाइन, तीसरा हो गया प्रीमोलर, और चौथा हो गया मोलर, ठीक। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 टाइप के अपने दांतों में, अपने जो दांत हैं ये 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। और मोलर में जो थर्ड मोलर रहता है ना, थर्ड मोलर को क्या कहते हैं? विजडम टीथ, मतलब कि अक्ल वाली दाढ़, विजडम टूथ, ठीक है। और जो फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है कि जो मिल्की टीथ हैं उनका फॉर्मूला क्या है, और अडल्ट वाला, अडल्ट तो 32 होते हैं दांत, और मिल्की वाले कितने होते हैं? 20, ठीक। तो इसके फॉर्मूले क्या है? 2102 और 2123। ये क्या है? ये मिल्की वाला है, मिल्की टीथ का। और ये जो है 2123, ये है तुम्हारा एडल्ट वाले दांत का, ठीक। अब इसमें कौन कौन से हैं ये दांत? अब ये 2 इंसीजर हैं, ठीक, और एक कैनाइन है, और उसके बाद ये प्रीमोलर हैं 2, और 3 क्या है? मोलर हैं। और इसी 3 वाले में 2 के बाद ये तीसरा क्या है? तीसरा थर्ड मोलर विजडम टूथ है। अब ये होते कैसे हैं? जैसे कि इनका योग अगर करें तो ये 4th पार्ट है, 2, 3, 5, 6 और 2, 8, मतलब कि टोटल 8 हुए। 8 का अगर 4 गुना करेंगे तो 32। अब मतलब कि क्या है कि हम लोग ये जो फॉर्मूला है किस बेसिस पर रखते हैं? जैसे कि ये एक जबड़ा है ऊपर वाला, मान लो ऊपर वाले को ऐसे डिवाइड किया, ऐसे ही यहाँ पे जो नीचे वाला है, नीचे वाले को ऐसे डिवाइड किया, तो हम लोग मात्र इसके इतना देखते हैं एक बारे में, तो उसका फॉर्मूला आइए 2123, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जेरेंटोलॉजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी, मतलब जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरेंटोलॉजी है जेरेंटोलॉजी है वृद्ध मतलब कि ओल्डर पर्सन की स्टडी को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। और बेबी की स्टडी क्या कहते हैं? न्यूनेटोलॉजी, ठीक। और स्किन की स्टडी क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। और जो स्किन है, स्किन अपने शरीर में सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग, ठीक। और सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लिवर, ठीक। और सबसे बड़ी सेल जो है वो कौन सी है? न्यूरॉन, ठीक। और जिसकी क्या सबसे कम रीजनरेशन पावर है, और लिवर सबसे बड़ी ग्लैंड है और इसकी सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर है। और सबसे छोटी सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और जो है सबसे छोटी सेल हो गई, और सबसे बड़ी अगर मसल पूछा जाए, सबसे बड़ी मसल है कौन सी है? ग्लूटस मैक्सिमस, ठीक है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, सबसे मजबूत मसल
सबसे मजबूत मसल कौन सी है? मैसेटर। ठीक, मैसेटर। और सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछा जाए, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर जो कि जांग की हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी, ठीक, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स। स्टेप्स जो कि कान में होती है। ठीक, कान में 3 होती है ना, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। उसी में सबसे छोटी होती है स्टेप्स, और सबसे बड़ी ये जांग वाली हड्डी। और सबसे बड़ा अंग देख ही लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। वाई डू बर्ड्स नॉट फील ट्रबल ब्रीदिंग वाइल फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड? मतलब कि पक्षी जो हैं वो ऊंची उड़ते हैं तब भी उन्हें सांस लेने में दिक्कत क्यों नहीं होती? हम लोग अगर होंगे ऊपर तो हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि दे हैव मैनी लंग्स? नहीं, मतलब उनके पास बहुत सारे फेफड़े हैं? नहीं। दे फ्लाई पैसिविटी, वे निष्क्रियता के साथ? नहीं, गलत है। दे हैव एक्स्ट्रा सेक्स, मतलब कि उनके जो बोन्स है ना, जो बर्ड्स में बोन्स होती है ना, वो कैसी होती है? हॉलो बोन। हॉलो। ठीक, हॉलो बोन, जिन्हें क्या कहते हैं? न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन। ठीक, तो हॉलो बोन, न्यूमेटिक बोन उन्हें कहते हैं। इस वजह से वो क्या, एयर सैक होते हैं, वो आराम से उड़ सकते हैं इसी वजह से। और हम लोगों की कॉम्पैक्ट बोन रहती हैं, इस वजह से हम लोग बहुत भारी बोन्स होती हैं। और जो है जो बर्ड्स हैं वो आती किस कैटेगरी में? अगर क्लासिफिकेशन हम लोग प्लांट उसका पढ़ेंगे एनिमल का, तो वो एविस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और बर्ड्स और ह्यूमन वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस इज ए डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन? ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो किस किस ऑर्गन की डिजीज है? तो ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है? हड्डियों का पतला होना। पतला होना, हड्डियों का पतला होना ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। तो ये बोन की डिजीज हुई, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और जो बोन की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अब ऑस्टियो मतलब कि हड्डी, और पोरोसिस मतलब कि मतलब पतला होना। पोरोसिस मतलब पोर्स होना, मतलब कि खोखली होना या पतली होना। तो ऑस्टियो में अगर लॉजी जोड़ देंगे, ठीक, तो ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन। और ऑस्टियोक्लास्ट, अगर क्लास्ट वर्ड जोड़ देंगे ऑस्टियो में, तो ये क्या हो जाएगा? हड्डी, हड्डी बनाने वाले सेल, बनाने वाले सेल। ठीक, और लॉजी मतलब कि स्टडी हो गई, हड्डियों की स्टडी। और ऑस्टियोब्लास्ट अगर लगा दें, ब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट मतलब कि हड्डियां, हड्डियां हड्डियां तोड़ने वाले सेल, हड्डियां खोखली करने वाले या तोड़ने वाले सेल, टूटने वाले। ठीक है, और जो हो गया बोन। अब बोन में क्या है? टोटल बोन कितनी पाई जाती है? 206 हम लोगों की बॉडी में। और बच्चों में कितनी पाई जाती हैं? बच्चों में पाई जाती हैं 300। ठीक है, और सबसे बड़ी बोन हम लोगों ने बताई दी, बड़ी और छोटी। स्टेप इज दो फीमर। अब उसके बाद इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन 2 प्रकार की है ना, एक लार्ज और एक स्मॉल। अब लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है, जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में केवल पानी का अवशोषण होता है, पानी का अवशोषण अवशोषण होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा जितना भी खाने में पोषक तत्व है, सबसे ज्यादा कौन सी इंटेस्टाइन में? छोटी आंत में अवशोषित होते हैं, सबसे ज्यादा अवशोषण। और सबसे ज्यादा डाइजेशन भी इसी में होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा पाचन, तभी तो अवशोषण होगा, सबसे ज्यादा पाचन। ठीक है, और छोटी आंत जो है वो बड़ी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है। और जो स्टमक है, स्टमक में क्या होता है? स्टमक यानी कि पेट जो होता है, आमाशय जो होता है, आमाशय, इसमें क्या है कि खाना जब हम लोग खाते हैं तो इसमें 4 घंटे तक स्टोर रहता है, स्टोर। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? वेयर हाउस ऑफ द बॉडी, वेयर हाउस ऑफ बॉडी। ठीक है, और जो आमाशय है, आमाशय में क्या है? आमाशय में स्टोर रहता है, और आमाशय में HCl भी होता है। ठीक, जो कि बैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रहती है कि खाने में अगर कुछ बैक्टीरिया हैं तो उन्हें मारने के लिए। और HCl की पीएच लगभग कितनी होती है? पीएच लगभग 1.2 से 1.5 के बीच में होती है। और जो HCl है वो निकलता कहाँ से? पेट में ऑक्जेंटिक सेल से, ऑक्जेंटिक सेल से। ठीक है,
और जो HCl है, और स्टमक में दो एंजाइम भी निकलते हैं गैस्ट्रिक ग्रंथि से, पेप्सिन और रेनिन। ठीक, पेप्सिन एंड रेनिन। ठीक, दो एंजाइम निकलते हैं जिसमें कि दोनों प्रोटीन का पाचन करते हैं। रेनिन जो है वो मिल्क प्रोटीन कैसीन को कैसिनोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, पेप्सिन भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और बाकी स्किन है, स्किन तो पता ही दिया, लार्जेस्ट मतलब कि ऑर्गन है। और क्या है स्किन के बारे में, स्किन में ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिन्हें सीबम ग्लैंड कहते हैं, सीबम ग्लैंड या पसीने वाली ग्रंथियां। ठीक, सिबेशियस ग्लैंड, जिससे कि पसीना निकलता है। और जो स्किन है, स्किन में स्किन 3 लेयरों से बनी रहती है। ठीक है, 3 प्रकार की लेयरों से बनी होती है, मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक, आप देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, विच विटामिन इज सोल्यूबल इन द विच इन वाटर, मतलब कि निम्न में से कौन सी जो वो है विटामिन जो सोल्यूबल है वाटर में। वाटर में कौन सी विटामिन सोल्यूबल, अरे हाँ कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, निम्न में से कौन सी विटामिन जो है वो सोल्यूबल है। तो वाटर में सोल्यूबल विटामिन है WBC, ऐसे याद रखें, WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, ऐसे करके याद रख सकते हैं। W मतलब वाटर में घुलनशील है, B एंड C विटामिन, विटामिन B और विटामिन C। ठीक है और जो तो मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, C एंड B। ठीक, D इज द राइट आंसर। अब C जो है विटामिन C और विटामिन C विटामिन है जिसका नाम क्या है, कैल्सी है, जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और सबसे ज्यादा लॉस कौन सी विटामिन का होता है, विटामिन C का लॉस खाना में सबसे ज्यादा किसका लॉस होता है, विटामिन C का लॉस सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। ठीक, और विटामिन C का साइंटिफिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन C जो है वो मिल्क में नहीं पाई जाती है, मिल्क में नहीं मिलती। ठीक, विटामिन C केवल कहां से मिलती है, केवल प्लांट फूड से, प्लांट के जो है प्लांट से ही हमें विटामिन C मिलती है, प्लांट फूड से। ठीक, और खट्टे फलों में क्या होती है विटामिन C। ठीक, खट्टे फलों में। और जो विटामिन C जो है वो विटामिन C आयरन की ऑब्जॉर्प्शन में मदद करता है, आयरन की अवशोषण में मदद करता है, अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, और जो आयरन है, तभी मिल्क में आयरन भी नहीं पाया जाता है। ठीक, आयरन एंड विटामिन C दोनों नहीं पाए जाते हैं किसमें, मिल्क में। ठीक, तभी मिल्क को कंप्लीट फूड नहीं कहते हैं तभी। और जो विटामिन अब और देख लें, विटामिन बी वन का नाम क्या है, थियामिन। ठीक, और जो विटामिन बी है ना, B1 का नाम विटामिन B1 का नाम थियामिन, पढ़ाई दिया। और विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ठीक, और विटामिन B3 का नाम नियासिन, नियासिन। और विटामिन B5 पेंटाथोइक एसिड, पेंटाथोइक एसिड। ठीक, B6 का नाम पायरिडॉक्सिन, डॉक्सिन। और विटामिन B7 का नाम विटामिन B7 का नाम बायोटिन, जो कि हेयर और नेल्स के लिए उपयोगी है, बायोटिन। और विटामिन B9 का नाम फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। और विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामीन, 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 कोबालामीन, मतलब कि कोबाल्ट मिलता है, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है। अब विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, बेरी बेरी रोग, जीरोफ्थैल्मिया, रेटिनॉल। ठीक, विटामिन ए इससे हो क्या जाता है, जीरोफ्थैल्मिया यानी कि आंखें सूखी पड़ना, और नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी, रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया इसकी डिजीज है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है। ठीक, कैल्सीफेरॉल मतलब कि कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन कौन सा है, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, सनशाइन विटामिन इसे कहते हैं। विटामिन ई टोकोफेरॉल है। ठीक, विटामिन ई टोकोफेरॉल। और विटामिन के फाइलोक्विनोन,
ये सारे साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं। और विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन शब्द की किसने दिया था? पंक ने। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सन इज द फेवरेट प्लांट। सन फेवरेट प्लांट मतलब कि जो सूर्य को प्रिय पौधा कौन से होते हैं? हेलोफाइट, हेलियोफाइट, हेलोफाइट नहीं हेलियोफाइट। सी इज द राइट आंसर। हेलियो, हेलियो मतलब कि सूर्य से रिलेटेड है, फाइट मतलब कि पौधे। अब हेलोफाइट जो कि सैलाइन वाटर में रहते हैं। सैलाइन यानी कि समुद्र के पानी वाले पौधे, खारे पानी के, खारे पानी के पौधे। और जो और जो ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ का मतलब ये है कि जो खुद भोजन बनाते हैं, वो जो खुद भोजन बनाने वाले, खुद भोजन, भोजन बनाने वाले। और सेयोफाइट, सेयोफाइट, सियोफाइट, सियोफाइट होते हैं जो कम लाइट में पौधे रहते हैं, जो कम लाइट वाले पौधे, वाले पौधे। ठीक है। और प्लांट को फेनेरोगैम और क्रिप्टोगैम में बांटा जाता है, जो क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे। और ब्रायोफाइटा जो एक क्लासिफिकेशन है, मतलब कि प्लांट किंगडम को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक फेनेरोगैम, एक क्रिप्टोगैम। ठीक, फेनेरोगैम, फेनेरो मतलब जिनमें फूल पत्तियां सब पाए जाते हैं, और क्रिप्टोगैम जिनमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अब फिर इसके बाद क्रिप्टोगैम में ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा रहते हैं। फ्लायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक, टेरिडोफाइटा। तो जो ब्रायोफाइटा है ना, ब्रायोफाइटा, इस किंगडम में हम लोग जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब देख लेंगे, बाकी अभी यहाँ याद रखें। ब्रायोफाइटा को कहते हैं एम्फीबियन, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब प्लांट किंगडम का एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब कि ये जल में और स्थल दोनों में रहता है, इस वजह से। जैसे कि मेढक जो है ना, जो फ्रॉग होते हैं ना, फ्रॉग, फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन ऑफ द एनिमल किंगडम। ऐसे बहुत सारे जानवर और भी हैं। जैसे फ्रॉग क्या है? पानी में रहता है, जमीन पर भी रहता है, तो ये क्या है? एम्फीबियन ऑफ एनिमल कंडीशन। ऐसे ही जो ब्रायोफाइटा पौधा है वो क्या है? जो जब मतलब स्थल पे भी रहता है और जल में भी रहता है, दोनों प्रकार से ये रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर इट्स कंपाउंड, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, कार कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, क्योंकि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन यही तो होते हैं ना, कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट यही फॉर्मूला रहता है। अब CnH2O का होल एन, यही फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का। और जो कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा हम लोगों को एनर्जी मिलती है, सबसे ज्यादा एनर्जी, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं ना, जब न्यूट्रिएंट्स हम लोग देखेंगे तब देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी आती है। और कितनी आती है? लगभग जो हम लोग खाते हैं जो सब कुछ, उसमें 50% इसी से एनर्जी आती है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है। और जो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अब इसमें थोड़ा सा अगर केमिस्ट्री में जाए तो क्या है? इसका ऑप्शन क्या हो जाए? कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अब जो फैट होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, फैट एंड प्रोटीन। ठीक, अब क्या है? जो फैट है, फैट को 1 ग्राम फैट से हम लोगों को 9.2 कैलोरी तक ऊर्जा मिलती है। ठीक, और इससे 5.46 कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम खाने से। ठीक, 1 ग्राम प्रोटीन से। और फैट जो है, फैट में भी क्या रहता है? फैट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे कम रहती है। ठीक है। और फैट जो है, फैट स्टोर कहाँ होता है बॉडी में? एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में। ठीक। और जो फैट है काम क्या किसका करता है? इंसुलेटर का, इंसुलेटर का। ठीक, जो कि हीट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तभी मोटे आदमी को ज्यादा गर्मी लगती है। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द एसेंशियल पार्ट, मतलब कि नाइट्रोजन जरूर होना चाहिए तभी तो प्रोटीन बनेगा। क्योंकि प्रोटीन किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से। बिल्डिंग मटेरियल कौन क्या है? प्रोटीन है, मतलब कि बॉडी की जो मसल्स बनती हैं वो किससे बनती है? प्रोटीन से। और प्रोटीन की अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, PM, जिससे कि 2 रोग हो जाते हैं, क्वासरकर एंड मरासमस। ठीक, इसमें मसल्स लूज हो जाते हैं, इसमें पेट बाहर निकल आता है, हाथ पैर पतले हो जाते हैं। और जो अमीनो एसिड है वो आपस में किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? एमाइड बॉन्ड से। ठीक, ऐसे ये प्रोटीन का है सिस्टम। और उसके बाद क्या देखते हैं कि
जो कार्बन है, अगर केमिस्ट्री में आप जाएं तो कार्बन जो है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, ठीक, और परमाणु वर्ग कितना है, 12 है, और ऑक्सीजन 8 और 16 है, परमाणु क्रमांक 8 है और 16 है। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन का 1 है परमाणु क्रमांक, ठीक। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स और पूछे जाते हैं, ठीक, हाइड्रोजन के आइसोटोप, आइसोटोप मतलब कि समस्थानिक, मतलब कि समस्थानिक का मतलब क्या होता है कि जिसके परमाणु क्रमांक समान और क्या, और परमाणु बाहर डिफरेंट हो, जैसे कि 1H1, 1H2 और 1H3। तो हाइड्रोजन तो इसके मतलब 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। और जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी कितनी होती है, 4, मतलब कि संयोजकता 4 होती है। जैसे कि कार्बन में टोटल कितने हैं, 6 हैं, तो 2 4 में ये बोरबरी के नियम से क्या होंगे, क्लासिफाइड। तो जो 4 है ना, 4 क्या है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंसी कहते हैं, ठीक। तो ऐसे अब जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा में कंफ्यूज हो जाएंगे। द क्रिएटिव एंड द क्रिएटिव नहीं, द क्रिएटिव नहीं, द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, यहाँ पे होगा स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी, मतलब कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किडनी की क्या है, किडनी की क्या है, तो ये है नेफ्रॉन, क्योंकि लाखों नेफ्रॉन से क्या बनती है, किडनी बनती है, ठीक। और किडनी की स्टडी तभी क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ठीक है। और किडनी में ब्लड ले जाने वाली आर्टरी को क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी। रीनल जो शब्द आ जाए तो वो किडनी से रिलेटेड, रीनल आर्टरी, आर्टरी मतलब कि प्योर ब्लड ले जाती है, जब तक कि उसमें लंग्स वाला वर्ड ना जुड़ा हो, मतलब कि फुसफुस वाला या पल्मोनरी वर्ड जुड़ा हो, तब तक इसका काम प्योर ब्लड ले जाना ही है। सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग देख लेंगे। और जो डेंड्रोन है, डेंड्रोन क्या होते हैं, जैसे कि एक न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन फंक्शनल यूनिट है किसकी, नर्वस सिस्टम की। जो न्यूरॉन एक सेल होता है उसके ऊपर क्या, जिसमें सेल वाला पार्ट होता है, जैसे कि इस टाइप का रहता है ना, ठीक। तो इसमें ये सेल बॉडी और न्यूक्लियस रहता है, और ये जो निकले रहते हैं इन्हें क्या कहते हैं, डेंड्रोन, ठीक। एक्सियन होते हैं, जो टर्मिनल होता है एक्सियन, ठीक। ये मेलन शीथ इसके ऊपर रहती है, सेवान सेल होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग नर्वस सिस्टम में देख चुके हैं या और देख लेंगे आगे क्वेश्चनों में। और न्यूरॉन सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक, न्यूरॉन लॉन्गेस्ट सेल है, और जिसकी लॉन्गेस्ट सेल एंड सबसे कम मिनिमम, सबसे कम रीजनरेशन पावर है, मतलब सबसे कम रीजनरेशन पावर है, मतलब दोबारा बनने की शक्ति सबसे कम है, टूट गया तो बनेगा नहीं दोबारा। 14 क्वेश्चन है, 14 14 क्वेश्चन। ए वायरस दैट ईट्स बैक्टीरिया, मतलब ऐसा वायरस कौन सा है जो बैक्टीरिया को भी ईट खा लेता है, मतलब कि या इन्फेक्ट कर देता है, तो उसका का है बैक्टीरियोफेज। तो उसका आंसर है डी, बैक्टीरियोफेज जो है वो क्या है, जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देता है, तो ये वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। एचआईवी क्या है, एचआईवी एक वायरस है, इम्यूनो इम्यून वायरस, इम्यून वायरस, ठीक। और वायरस की स्टडी को कहते हैं वायरोलॉजी, वायरोलॉजी। वायरस की खोज किसने की थी, आइवेनो वस्की ने, आइवेनो वस्की, ठीक। और जो वायरस वायरस के इंस्टीट्यूट कहाँ पे, इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे, गोवा में, ठीक। टीएमबी क्या है, पहला वायरस कौन सा था, तम्बाकू मोजेक वायरस, टबैको मोजेक वायरस, टीएमबी मतलब कि टबैको मोजेक वायरस, ठीक। और टबैको टबैको के सेंटर कहाँ है, टबैको बोर्ड ऑफ इंडिया, टबैको बोर्ड ऑफ इंडिया, टबैको बोर्ड ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहाँ है, वहाँ पे है गुंटूर आंध्र प्रदेश, गुंटूर आंध्र प्रदेश में, ठीक। और तम्बाकू डे, नो तम्बाकू डे कब मनाया था, 31 मई को, ठीक है। और बैक्टीरिया की खोज लीवन हॉक ने, लीवन हॉक, ठीक। और बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया की खोज हमने देखी ली, ठीक है। और वायरस देख लिया, वायरस से रिलेटेड जो भी चीज़ें, ह्यूमनो और एच आई वायरस है किसका, ये जो एच आई वायरस है ये किसका, एड्स का वायरस है,
एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक। और एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, ठीक। और एड्स के लिए टेस्ट कौन सा होता है? एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक है। और ठीक है, बस नेक्स्ट देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट ब्लड वेसल बताने, मतलब सबसे बड़ी रक्तवाहिका नलिका, सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी है? तो वो है एओटा, यानी कि महाधमनी। महाधमनी क्या है? जो सबसे बड़ी है, जो कि ब्लड ले जाती है, एओटा। और पल्मनरी आर्टरी, मतलब कि पल्मनरी आर्टरी, अब पल्मनरी वर्ड आ गया, मतलब कि अब इसमें आर्टरी जैसे कि तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे बॉडी में या कहीं पे भी। आर्टरी का मतलब शुद्ध ब्लड ले जाने वाली, लेकिन पल्मनरी वर्ड लग गया तो मतलब कि ये डीऑक्सीजनेटेड जेनेटेड ब्लड, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ले जाती है, कहाँ पे? हृदय से और लंग्स के बीच में, हार्ट टू लंग्स ले जाती है, लंग्स में क्लैरिफिकेशन होके फिर ये पल्मनरी वेन जो है वो हार्ट में लाती है और फिर यहाँ से पूरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। रीनल आर्टरी जो कि शुद्ध ब्लड ले जाती है कहाँ? हार्ट टू किडनी, ठीक। किडनी यानी कि किडनी, किडनी मतलब कि। और जो कार्डियो आर्टरी, कार्डियो में ले जाएगी, मतलब कि हार्ट में ले जाएगी ब्लड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रोल ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट? ब्लड 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 कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये सब चीज़ें जो कि कंट्रोल करता है, वो कौन सा ह्यूमन बॉडी में, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को मानव शरीर में नियंत्रित करता है? तो कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक। सोमैटोट्रोपिक STH होता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जो कि ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। और कैल्शियम फॉस्फेट को यही मेंटेन करता है। अगर ये ज़्यादा निकले, ठीक, मैक्सिमम क्वांटिटी में, तो जिजेंटिज्म हो जाएगा। जिगेंटिज्म मतलब कि बहुत बड़ा आदमी हो जाएगा, जैसे खली। खली तो खली तो दूसरी बीमारी है। और अगर कम निकले तो वो वैसा रह जाएगा, बौना, तो उसे कहते हैं ड्वार्फिज्म, ठीक। और अगर निकलने के साथ में, मैक्सिमम निकलने के साथ में चिन्ह भी बाहर है तो एक्रोमेगैली, जैसे खली है, एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैलिक। और जो ग्लूकागोन है, ग्लूकागोन का काम क्या है बॉडी में? जो रिजर्व एनर्जी को, ग्लूकागोन जो कि कहाँ से निकलता है? पैनक्रिया के अल्फा सेल से निकलता है, अल्फा सेल ऑफ पैनक्रिया से निकलता है और रिजर्व एनर्जी को इंस्टेंट एनर्जी में बदल देता है, मतलब कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड के पीछे वाली ग्लैंड से निकलता है, और थायराइड ग्लैंड जो गले में प्रेजेंट है, और थायरोक्सिन एंजाइम जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है। अगर ये कम निकलेगा तो क्या हो जाएगा? ग्वाइटर हो जाएगा, यानी कि घेंगा रोग हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। DNA एंड RNA इज सिमिलर इन द बोथ, ठीक। DNA और RNA जो हैं वो कहाँ पे सिमिलर हैं? इज ए पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, इज ए बाई सेलुलर, दे हैव ए सिमिलर शुगर्स, एंड न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, द्विकोशिकीय है, इनमें से मतलब इनमें समान शर्कराएं, मतलब कि पेंटोस शुगर होती हैं, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक। DNA RNA वाले में द स्पेक्ट्रम ऑफ द कलर इन कॉम्पैक्ट डिस्क, मतलब कि जो CD में कलर दिखाई देते हैं वो किसके कारण दिखाई देते हैं? वो दिखाई देते हैं रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक, रिफ्रैक्शन। और जो रिफ्लेक्शन तो पर राइट आंसर, ठीक। स्पेक्ट्रम ऑफ द कलर अकॉर्डिंग टू द WHO ऑफिशियल नेम ऑफ द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19 डिजीज, तो इसका नाम था SARS-CoV-2, मतलब कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, SARS-CoV-2, ठीक। कोविड-19 मतलब कि ये तो हम लोग कहते थे क्योंकि 19 में आया कोविड-19, और कोरोना वायरस इसी का नाम है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन क्या है? द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज, मतलब कि घड़ी की सुई में मिनट की सुई और सुई के वेग का अनुपात क्या है? 1/, इसका है 1/12, मतलब कि ए इज द राइट आंसर, ठीक। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। ऐसे ही हम लोग सेट डालते रहेंगे प्रीवियस क्वेश्चन के, जो कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।